तो हेलो स्टूडेंट्स, आर एस अग्रवाल क्लास 9 का मैथ्स उठा रहे आईसीएसई बोर्ड के लिए। और आज का जो अपना लेक्चर है वो ट्रायंगल का है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर है, बड़ा ही मस्त चैप्टर है। आप लोगों को समझने की जरूरत है। इसको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स, जनरली स्टूडेंट्स के बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से वो चैप्टर के क्वेश्चंस को करने में फंस जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बेसिक टर्म्स क्लियर करवाता हूं, उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहला जो टर्म है आपके पास यहाँ पे वो है आपके पास एंगल। मैं एक एक करके सारी टर्म क्लियर करवा दूंगा। चलिए, एंगल को सबसे पहले समझिए। बनाने के लिए हमें दो साइड की रिक्वायरमेंट होती है। एक साइड ये हो गया, दूसरी साइड ये हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोनों के दोनों साइड जो होंगे वो एक ही पॉइंट से निकलेंगे, को इनिशियल होंगे, है ना। एक ही पॉइंट से निकलना जरूरी है। तो एक पॉइंट से निकलेंगे, यहां से तो इधर निकला, इधर निकला, कहीं भी निकले, उनके बीच का जो गैप होगा उसको हम एंगल बोलते हैं। जो एक साइड होता है उसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड। और जो सेकंड होता है उसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। तो एक हो गया इनिशियल साइड और एक हो गया टर्मिनल साइड। हमेशा इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड मिलेंगे तो आपके पास एंगल बनाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे ये कि मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। ध्यान दीजिए, देने वाली बात ये, मैंने आपसे बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से अराइज होंगे। ये रहा पॉइंट, ऐसे निकल गया। अगर दूसरा वाला भी यहीं से निकला, इसी के ऊपर से, तो देखिए दोनों के बीच में गैप नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे जो एंगल बना है वो क्या आपके पास 0 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, चलिए आगे क्या आपके पास यहाँ पे एक ऐसे है, थोड़ा सा कुछ एंगल गैप है। अब ये वाला जो एंगल है हमें नहीं पता कितना एंगल है। ठीक है, हमें नहीं पता ये एंगल कितना है, बट हाँ देयर इज समथिंग। तो उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो एंगल को डिनोट करता है। तो मैंने यहाँ पे एंगल के लिए थीटा यूज के लिए, कुछ ना कुछ थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक परपेंडिकुलर का केस आता है। जैसे एक लाइन ये गया, एक लाइन ये गया, इसके बीच का ये वाला जो एंगल होता है वो कंप्लीटली 90 डिग्री का होता है। इसमें लेट से अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। कुछ इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। क्लियर हो रही है चीजें? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास देखना, हर जब भी मैं एंगल बना रहा हूं तो एक ही पॉइंट से दो लाइंस को क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो इस केस में ये वाला जो एंगल निकल कर आता है कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट लाइन बन जाता है, तो उस केस में 180 डिग्री का एंगल होता है। और नीचे से भी देखूंगा जब भी 180 डिग्री का एंगल होगा। इसका मतलब ये जब एक कंप्लीट सर्कल बनता है तो आपके पास उनके बीच का जो कंप्लीट एंगल होता है वो आपके पास कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ नहीं समझाया, अभी सिर्फ और सिर्फ एंगल के बारे में बताया कि किस तरीके से फॉर्म होते हैं, किस तरीके से एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर समथिंग एल्स एंगल डिग्री जो है वो बनता है। अब चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं टाइप्स ऑफ एंगल के पास। आ रही बात समझ में? टाइप्स ऑफ एंगल बोले तो कौन कौन से एंगल हो सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो टाइप्स ऑफ एंगल में आप लोगों को जो सबसे पहले देखने को मिलने वाला है वो आपके पास एक नंबर में, दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। अच्छा, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच में होते हैं। लेट से अगर मैंने एग्जांपल में बोला 10 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, 50 डिग्री एक्यूट एंगल, 70 डिग्री एक्यूट एंगल, 95 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो 0 90 के बीच में एंगल नहीं है, तो उसको हम एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे। सेकेंड है आपके पास एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल। अब बात आती है राइट एंगल की, देख ध्यान देते जाइएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा आप लोगों को। राइट एंगल उसे हम बोलते हैं जो एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, इसको हम राइट एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे क्योंकि ये 0 और 90 के 100% बीच में ही होगा, है ना। चलिए 3 नंबर में, वैसे एंगल जो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अब भी आप लोगों को 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव एंगल का जिक्र भी नहीं किया। ठीक है, चलिए राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल लाइक करते हैं, लेट से 110 डिग्री, तो ये क्या आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है। 95 डिग्री वो क्या आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल है। इस टाइप के जितने भी एग्जांपल है आपके पास 90 और 180 के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। 4 नंबर में एंगल है आपके पास स्ट्रेट एंगल। क्या है आपके पास? स्ट्रेट एंगल, या फिर इसी को हम लीनियर एंगल भी बोल देते हैं, लीनियर एंगल। अब ये लीनियर एंगल क्या है, ध्यान से समझिएगा।
लीनियर एंगल होता है 180 डिग्री का एग्जैक्ट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला एंगल मैंने बनाया एग्जैक्ट इक्वल टू 180 डिग्री, उसको हम लीनियर एंगल बोलेंगे या फिर स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। कंप्लीट एंगल नहीं, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट एंगल आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट आपके पास रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से लेकर 360 के बीच के में जो लाई करता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। लाइक 180 से आगे ले लो 190 है ना, 250, ये सारे के सारे एग्जांपल आपके पास रिफ्लेक्स एंगल्स के। नेक्स्ट है आपके पास कंप्लीट एंगल। जी हाँ, कंप्लीट एंगल बड़ा ही मस्त एंगल है। कंप्लीट एंगल बोले तो ये पूरा का पूरा जब 360 डिग्री एंगल बन जाता है, तो एग्जैक्ट जब आपके पास 360 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या पैटर्न को फॉलो करवाया है। पहले तो आपको मैंने बोला 0 से 90 तक जाओ, है ना, तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। बोले फिर मैंने बोला आपसे 90 पे रुक जाओ, राइट एंगल बोलेंगे। फिर 90 से 180 के बीच में जाओ, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। 180 पे रुक जाओ, स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर एंगल बोलेंगे। 180 और 360 पे जाओ, है ना, बीच में रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। 360 पे रुक जाओ, कंप्लीट एंगल हो गया। हरी बात समझ में? एंगल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, दो एंगल होते हैं हमेशा, ठीक है। अगर मैं लेट से ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है, एंगल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एंगल 1 और एक और एंगल लिया मैंने 2, एंगल 1 और एंगल 2, हमारे पास दो एंगल है। और अगर मैंने दोनों का सम कर दिया और आप अगर उनका सम जो आपके पास 90 डिग्री आ जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल बड़ा ही मस्त एंगल है ये भी। तो सप्लीमेंट्री एंगल फिर से आपके पास पेयर में पाए जाते हैं, दो एंगल हो रहे होंगे, एंगल 1 और एंगल 2, है ना। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है। और जब दो एंगल को सम करने के बाद 180 डिग्री आ जाए तो हम उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो अभी मैंने ज़्यादा कुछ आप लोगों को बताया नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, बड़ा ही मस्त मस्त चीज़ें हैं, इनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ट्रायंगल्स को करने के लिए। मैं ट्रायंगल्स पे भी आ ही रहा हूँ, ऑलमोस्ट आ ही चुका हूँ, बट एक दो चीज़ें और मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए, फिर कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। चलिए आगे और छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे है आपके पास, अब मैं आप लोगों को एंगल लिखना सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे आपके पास क्या है, लेट से यहाँ पे एक लाइन ले लिया मैंने ए और बी, उसके बाद यहाँ पे मैंने ओ के नेमिंग कर रखा है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, लेट से इसको मैंने ए बी, इसको सी, इसको डी और इसको ए की नेमिंग कर रखा है। अब मैंने आपसे बोला ये वाला जो एंगल है वो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 है। अब आपसे मैं पर्टिकुलरली किसी भी एंगल को लिख दूंगा और आपसे बोलूंगा मैं कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल अगर मैं 1 को लिखना चाहता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 जो है वो ये वाला, और यहाँ पे हमेशा ये एंगल दो साइड से मिलकर बनेंगे। तो एक तो ये वाला साइड से मिलकर बना है, दूसरा ये वाला साइड से मिलकर बना है, तो इन दोनों साइड से मिलकर बना है, तब जाकर एंगल 1 हम कह रहे हैं, है ना। चलिए अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, इधर भी एंगल का रिप्रेजेंटेशन, साइड के टर्म में कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ। एंगल 1 तो है ही, वो उसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओ ई। देख लीजिएगा ए ओ ई, हमेशा आपको उस पॉइंट को बीच में रखना है, मिडल में रखना है जहां पे एंगल बन रहा होता है। जी हाँ, एंगल यहाँ पे बन रहा है ओ पे, तो मैं इस ओ को हमेशा बीच में रखूंगा, बाकी टर्मिनल साइड होंगे और जो इनिशियल साइड होंगे उनको साइड में रखूंगा इस तरीके से, तो ए ओ ई बोलूंगा। या फिर मैं इसी चीज को ऐसे बोल सकता हूँ, एंगल ई ओ ए, नो प्रॉब्लम। ई ओ ए भी एंगल 1 को डिनोट कर रहा है, ए ओ ई भी एंगल 1 को ही डिनोट कर रहा है, तो ऐसे ही लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास लेट से एंगल 3 को मैंने बोला आप लिख कर बताओ, तो आप क्या लिखोगे? देखिए आप सबसे पहले नोटिस किए कौन कौन से साइड से मिलकर बन रहा है, एक तो इससे और एक इससे, एंगल 3 है ना, एंगल 3 सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा है। तो इसमें मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। डी ओ सी लिख लो, यहां से यहां पे आ जाओ, तो इसी एंगल की बात कर रहे हैं, या फिर सीओडी लिख लो जब बीसी एंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपके पास के एंगल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ और भी टर्म है जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो चलिए अब है हमारे पास कुछ इस तरीके की चीजें हैं। लेट से अगर आपके पास दो लाइन है, लेट से इसको मैंने एल का नाम दे दिया और इसको एम का, जब भी ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत सारे एंगल्स आएंगे अभी,
तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एल है और ये क्या आपके पास एम है। जब आपके पास दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, लेट से पॉइंट ओ पे, कुछ भी नामकरण कर दीजिए, है ना। तो ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, इसको लेट से अगर 1 और 2 की नेमिंग कराएं तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा। चाहे आप ऐसे कट करवा लो या फिर ऐसे कट करवा लो, तो अपोजिट एंगल्स जो होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो हमेशा इक्वल होंगे। 1 और 2, एंगल 1 और 2, इसमें भी हमेशा अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर मैंने 3 बोला, यहाँ पे 4 बोला, तो दोनों के लिए बोल सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू 4, दोनों में बोल सकता हूँ। अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। आ रही बात समझ में? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनको हम हमेशा इक्वल बोलेंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो एंगल 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो देखिए ए ओ बी या फिर बी ओ ए, ये वाले पॉइंट को क्या बोला वो, है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ऑपोजिट वाला, अगर मैं 2 को लिखने की कोशिश करता हूँ तो सी ओ डी लिख सकता हूँ, है ना, एंगल सी ओ डी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ना लिखकर मैं इस चीज से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। आ रही बात समझ में? सिमिलर तरीके से आप इन सबकी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, है ना। तो अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया, इस टाइप के एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं आप लोगों को 8 बता चुका था, ये आपके पास 9th है, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स अभी और आएंगे, कई आएंगे, तो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास 9th। उसके बाद आ जाइए 10th नंबर में, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को सिखाया कि किस तरीके से एंगल को हम लिखते हैं। तो 10 नंबर में है आपके पास लीनियर पेयर। क्या है आपके पास? लीनियर पेयर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो उसके जो एक साइड का एंगल होता है कितने का होता है? 180 डिग्री। नीचे का भी आपके पास 180 डिग्री। देखिए अगर मैंने ऐसे एक लाइन बनाया तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करो तो ये वाला आपके पास 180 डिग्री को डिनोट करेगा। ऐसे एक लाइन बनाया किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये वाला जो एंगल होगा 180 डिग्री। हालांकि नीचे भी क्या होगा आपके पास 180 डिग्री, इस साइड भी क्या होगा आपके पास 180 डिग्री। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसको मैं टेढ़ा बना दूं, कैसे बना दूं? अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो एक साइड का जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा, एक साइड का अगर एंगल होगा तो कितना होगा आपके पास? 180 डिग्री ही होगा। चलिए अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक लाइन और खींच दिया जिसको मैंने सी बोला, यहाँ पे मैंने ओ बोल दिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस वाले एंगल को मैंने 1 बोला, इस वाले एंगल को मैंने 2 बोला। अब अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर देता हूँ तो बताइए 180 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? अब बोलोगे जी हाँ आएगा। ओके, अब क्यों आएगा उस चीज को देखिए, क्योंकि ये क्या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का ये जो ऊपर वाला एंगल है वो कितना आपके पास 180 डिग्री होगा, नीचे वाला ये जो होगा वो कितना होगा आपके पास 180 डिग्री ही होगा। तो आपके पास क्या हो चुका है? एंगल 1 और एंगल 2 जो है 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब इस चीज को हम क्या कह रहे थे? इस चीज को हम क्या कह रहे थे? लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट, किधर गया स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर एंगल क्या रहता है? जब एंगल कितना बन रहा था? 180 डिग्री। और 180 डिग्री देखिए कैसे बन रहा था? एक कंप्लीट लाइन बन रहा था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। इसी चीज को हम लीनियर पेयर कहते हैं। अरे बात समझ में? इसी चीज को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। तो कुछ इस तरह की कहानी हो गई आपके पास पूरी। अभी तक मैंने आप लोगों को 10 एंगल बता दिए हैं। अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को ले चलता हूं उस दुनिया में जहां पे आप लोगों को और भी मजा आने वाला है। तो एक बार पहले क्या कीजिए, उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए पहले तो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और कुछ चीजें बता देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो चैप्टर पे, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिए। मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के पास। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तो सारी क्लासों में बताते रहते हैं कि जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, एक होता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो आपके पास राइट एंगल होता है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया राइट एंगल क्या होता है? एक 90 डिग्री का, मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है। रेस्ट दोनों एक्यूट एंगल हो रहे होते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो ये 90 का अकेला होगा, ये दोनों ही मिलाकर 90 हो रहेंगे, इसका मतलब 100% 0 और 90 के बीच में होंगे ये दोनों। तो ये दोनों एंगल तो हमेशा क्या रहता है आपके पास? एक्यूट एंगल ही रहेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद दूसरा एंगल है, दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास वो है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल
अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों के तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों के तीनों साइड क्या होता है आपके पास? इक्वल होते हैं। इस टाइप के ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्पेलिंग सही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देख लेना, मुझे थोड़ा सा लग रहा है डाउट, बट ठीक है देख लेना। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो साइड तो इक्वल होते हैं, लेट से ये और ये इक्वल है, बट ये जो है वो अनइक्वल, इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपके पास स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। अब ये स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है इसके साइड के बारे में कुछ अता पता नहीं है, हमें कुछ अता पता नहीं कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर नहीं है ना, तीनों साइड अनइक्वल रहते हैं, इक्वल नहीं रहता है। तो ये चार तरीके के जो ट्रायंगल हो गए आपके पास, वो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और वो है कुछ इधर से, अभी एंगल्स के बारे में एक्चुअली में पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, मैं ट्रायंगल पे जंप कर चुका हूँ, बट ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एंगल करवा देता हूँ। इस तरीके से आपके पास अगर दो पैरेलल लाइन होंगे, लेट से एल और एम की नेमिंग कर दिया मैंने, ठीक है, और इस तरीके से अगर एक लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं एल एम, एन का नेमिंग कर दिया, इस वाले लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे, इन एंगल्स का हम यूज करने वाले ट्रायंगल चैप्टर पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस वाले पॉइंट पे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी आपके पास 1 2 3 4 4 एंगल्स बन रहे हैं, है ना। इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं 1 2 3 4 और इसको नेमिंग कर दूं मैं 5 6 7 8, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया? नेमिंग कर दिया। तो आपको करना क्या है, आप यूं समझ लीजिए, ये एक हाउस है जिसमें 4 रूम्स हैं, ये भी दूसरा हाउस है जिसमें 4 रूम्स है, एंड बोथ आर कंप्लीटली इक्वल, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को उठाकर, इस वाले घर को इसके ऊपर पटक दूंगा, बिल्कुल एज इट इज जैसा वो है वैसा यहाँ पे, तो उठाकर इसके ऊपर रख दिया, तो जो एंगल 1 होगा ये वाला कंप्लीटली इक्वल आ जाएगा एंगल 5 के, एंगल 2 होगा वो एंगल 6 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 होगा वो 7 पे जाके चिपक जाएगा, और जो 4 होगा वो 8 पे। तो यहाँ से मैं कुछ ऐसे एंगल्स होंगे जिनके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहला आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे पहले आप लोग कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग ही समझ लीजिए, क्योंकि आगे भी हम कई बार यूज करने वाले हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड को। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है ऑफ द सेम प्लेस, मतलब सेम जगह वाली, जो एक ही जगह है। जैसे कि मैंने इस वाले को उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो एंगल 1 और 5 क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। चीजें समझ में आ रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं, एंगल 1 और एंगल जो 5 होने वाले हैं यहाँ पे इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एंगल जो 2 है वो एंगल 6 के इक्वल होने वाले हैं, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होने वाले हैं, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होने वाले हैं। कहीं पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे, इस केस में आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया। आ रही बात समझ में? दूसरा एंगल है आपके पास एडजेसेंट एंगल। क्या है? एडजेसेंट एंगल। अब क्या है आपके पास? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं वो देखिए। एडजेसेंट एंगल होते हैं पड़ोसी वाले, नेबरिंग, है ना, नेबर वाले एंगल, अगल बगल वाले एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों के दोनों क्या आपके पास एडजेसेंट एंगल है, इक्वल नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, इनका सम जो है 180 डिग्री होगा। रीजन? क्योंकि देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ना, और ये वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो 180 के इक्वल आएंगे। तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग तो एक स्ट्रेट बोल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद 180 तो 100% ही आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। सिमिलर मैनर से आप बोल सकते हो कि एंगल 2 और जो एंगल 3 है वो आपके पास है ना, ऐसे मैं बना देता हूँ। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 4 भी आ जाएंगे, एंगल 4 और एंगल 1 भी आ जाएंगे। इस तरीके से आप बोल दोगे ये सारे क्या आपके पास एडजेसेंट एंगल है। और यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ एंगल 5 6 है, फिर 6 7 है, फिर 7 8 है, फिर 8 5, ये सारे के सारे क्या आपके पास एडजेसेंट एंगल्स के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट आपके पास, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दो लाइन को इंटरसेक्ट करवा के बताया था, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद आया? तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो तो क्या हो रहे हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ के अकॉर्डिंग देखो तो 5 हो जाएंगे 7 के इक्वल, और एंगल जो 6 होंगे वो 8 के इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स के पास। इंटीरियर एंगल्स, मैं आप लोगों को बता दूं, इंटीरियर एंगल्स का हम यूज कहीं नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझना है इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं।
जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल का मीनिंग तो पता है ना, पैरेलल का मीनिंग है उनके बीच का जो गैप होंगे वो हमेशा सेम होंगे, इक्वल होंगे, कभी भी इधर उधर नहीं होंगे, है ना। और दूसरी साइड हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस होते हैं कभी भी मीट नहीं करते, है ना, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, दोनों के बीच में गैप सेम रहता है। इंटीरियर एंगल्स हम वो बोलते हैं जो पैरेलल लाइंस के बीचों बीच में पाए जाते हैं। ये रहा पैरेलल लाइंस, ये रहा पैरेलल लाइंस, इनके बीच में कौन कौन से एंगल है, 3, 4, 5, 6। तो इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका हम यूज करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं उस चीज को समझिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब एक जो ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है इसके साइड अपोजिट, आमने सामने वाला अपोजिट वाले, एक इस साइड का एक इस साइड का। तो एंगल 4, अच्छा ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। तो एंगल 4 जो एंगल 6 के इक्वल हो जाएंगे और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएंगे। सिमिलर मैनर से यहाँ पे एक और चीज होता है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सेम साइड वाले, सेम साइड वाले। तो एंगल 4 और एंगल 5 ये इक्वल नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसे ही रखना है, ठीक है। हाँ, इनका जो सम हो रहा होता है वो 180 डिग्री हो रहा होता है, ठीक है। सम जो है क्या होता है 180 डिग्री। और एंगल 3 और एंगल 6 जो क्या बोलेंगे उसको को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, जिनका सम क्या होता है आपके पास 180 डिग्री होते हैं, है ना। तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बता दिया, को इंटीरियर एंगल्स बता दिया। सिमिलर मैनर से चौथे से अगर मैं पांचवें में जंप करूं तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले तो लिखूंगा। तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसको आपको खुद लिखना है। देखिए कैसे बताता हूँ। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो इंटीरियर एंगल्स नहीं होंगे, जो पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं होंगे, जो ऊपर और नीचे होंगे, 1, 2, 7, 8, ये क्या आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स। तो उसमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी कर सकते हो और को एक्सटीरियर एंगल भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस, सिर्फ बाहर वाले को यूज करके। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने 5 तरह के एंगल्स और भी आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दिया है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां के बाद हम पहुंच जाएंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और क्लियर करवा देता हूं मैं, ठीक है। बेसिकली मैं कॉन्ग्रुएंसी बताने जा रहा हूं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी से पहले भी कुछ चीजें हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टर्म में। पहला आपके पास बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर। अब देखिए बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा होता है आपके पास लाइन बाइसेक्टर। दूसरा क्या होता है आपके पास, लाइन बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या समझने की जरूरत है, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर आपके पास एक सिंपल सा बोल सकते हो एक लाइन है जिसे हम बाइसेक्टर बोलते हैं। तो उसको हम एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर कब कब कहेंगे उस चीज को समझाता हूँ मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का बनाया हुआ है, ठीक है, और इसको मैंने लेट से ए ओ और यहाँ पे बी की नेमिंग कर रखा है ना, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो मैं एक लाइन यहाँ से ऐसे निकाल दिया इस तरीके से, और मैंने आपसे बोला कि अब ये जो एंगल बचा है वो 30 डिग्री का है और ये जो एंगल बचा है वो भी आपके पास 30 डिग्री का है। तो इसने क्या करा, अब आप बताइए मुझे, ये जो लाइन, ये लेट से ओ और सी का नाम दे दिया मैंने इसको, यहाँ पे इसको सी का नाम दे दिया। ये जो मैंने ओसी लाइन खींचा है उसने क्या किया, एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब बाइसेक्टर का जो मीनिंग है, तो एक ऐसा लाइन जो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जब वो एंगल को डिवाइड करेगा तो उसे हम एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। सिमिलर मैनर से एक लाइन है, लेट से ए है और यहाँ पे बी है, कंप्लीट जो इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 10 सेंटीमीटर है। एक लाइन आया बिल्कुल बीच में से चला गया, इधर 5 बच गया, इधर 5 बच गया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इस लाइन को मैं बोलूंगा बाइसेक्टर, है ना, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, बाइसेक्टर बोलूंगा। अच्छा, ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, बस एक बीच वाले मिड पॉइंट जो होगा उससे क्रॉस करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगा। तो इधर 5 बच जाएगा, इधर भी 5 बच जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसको मैं बोल दूंगा लाइन बाइसेक्टर, क्योंकि इसने अभी बाइसेक्टर, ये जो लाइन था उसने बाइसेक्टर का ही काम किया, लेकिन इस केस में आपके पास एक लाइन को बाइसेक्ट किया। तो जिस टाइम पे लाइन को बाइसेक्ट करें तो उसको हम लाइन बाइसेक्टर बोल देंगे, और जिस टाइम पे एंगल को बाइसेक्ट करें उस टाइम पे हम एंगल बाइसेक्टर बोल देंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें तो क्लियर हो गए होंगे। 2-3 चीजें और है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर ये इधर से बाइसेक्ट करता तब भी तो बाइसेक्टर था ही, लाइन बाइसेक्टर ही होता है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक और चीज, अगर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता हो इस तरीके से,
बिल्कुल कंप्लीटली। तो इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा और इधर ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो इस केस में इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल देते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो 90 डिग्री पे जिस केस पे बाइसेक्ट करता है उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल देते हैं। नॉर्मली किसी एंगल पे करें तो नॉर्मल लाइन बाइसेक्टर होता है, एंगल को बाइसेक्ट करें तो लाइन एंगल बाइसेक्टर हम कहते हैं। और बाइसेक्टर का मीनिंग है एक ऐसा लाइन जो दो पार्ट में डिवाइड कर दे, हो सकता है एंगल को डिवाइड करे या फिर हो सकता है लाइन को डिवाइड करे। तो यहां तक बात बन गई। एक दो चीजें और है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक होता है मीडियन और एक होता है एल्टीट्यूड, ठीक है, एक होता है मीडियन और एक होता है एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले समझिए कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन क्या होता है, आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल है ना, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ से अच्छा ए है, बी है, सी है, इनके इन इन पॉइंट्स को वर्टेक्स कहते हैं। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और जब हम तीनों वर्टेक्स की बात करते हैं तो उसको हम वर्टिसेस बोल देते हैं, वर्टिसेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास सिंगुलर है और ये प्लुरल है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है। जब मैंने तीनों पॉइंट्स की बात की तो प्लुरल हो गए, बहुत सारे हो गए, तो उसको हम वर्टिसेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्टेक्स से अगर आप एक लाइन खींचते हो, किस पे, थर्ड वाले साइड पे जाएगा, पहले दूसरे पे जा ही नहीं सकता है ना। जिस साइड पे जो फॉल करेगा उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब इस केस में ये जो है मीडियन, इसको मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास, हम क्या बोलते हैं इसको, मीडियन बोलते हैं। इस मीडियन का काम क्या है, इस मीडियन का काम हुआ कि यार ये ना एक्ट कर रहा है एज ए लाइन बाइसेक्टर। तो इस वाले साइड को BC को, लेट से अगर मैंने यहाँ पे D बोला तो ये वाला BD और ये वाला CD, BD या CD बोल लो या फिर DC बोल लो, लेंथ तो उतना ही रहने वाले, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो BD और ये जो DC दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। तो मीडियन का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि एक ट्रायंगल में या फिर कहीं पे भी, जनरली हम ट्रायंगल में बनाते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल में ही देखने को मिलेगा आपको मीडियन। तो मीडियन का काम क्या होता है, जिस पे ये फॉल करता है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है कि वो लाइन बाइसेक्टर की तरीके से एक्ट करता है और कुछ भी नहीं। तो लाइन बाइसेक्टर की तरीके से मैंने इसको एक्ट करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एल्टीट्यूड। अच्छा, ये जो एल्टीट्यूड होता है ये वाला, वो हमेशा आपके पास, इसी चीज को मैं एल्टीट्यूड बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम। कब बोल दूंगा, जब ये 90 डिग्री पे फॉल कर रहा होगा, दैट्स इट। जब ये 90 डिग्री पे फॉल कर रहा होगा, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहा होगा, उस केस में हम एल्टीट्यूड कह देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है इस वाले केस का, किसी भी एंगल पे फॉल करवाए, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो उसको मीडियन कह रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल उसको हम क्या कह रहे थे, लाइन बाइसेक्टर कह रहे थे। जब ऐसे कर रहे थे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे थे, यहाँ पे एल्टीट्यूड कह रहे हैं। आ रही बात समझ में, ट्रायंगल के केस में। तो यहाँ तक अभी तक मैंने आप लोगों को वो चीजें बताई हैं जो आपके 7th चैप्टर को समझने के लिए जरूरी था, है ना, जरूरी था। ये इसके बिना तो समझना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं उसके बिना तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ये तो कहीं कहीं पे ये वाले सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बट अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसी टॉपिक के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर है वो बेस्ड है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस 7th 8th की चीजें बताया, अब मैं आप लोगों को 9th की चीजें बताने जा रहा हूँ। हालांकि अभी जो बताऊंगा वो भी पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी पहले भी पढ़ा देते हैं, छोटी क्लासों में भी इंट्रोडक्शन देते हैं, बट यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, पहले एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट जिसका हम यूज करने वाले हैं ट्रायंगल पे। तो फटाफट देखिए, तो यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल कि दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट कम हो गए, है ना। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास ये है आपके पास फर्स्ट वाला ट्रायंगल, है ना, और ये है आपके पास सेकेंड वाला ट्रायंगल। दो ट्रायंगल को, लेट से इसको मैंने ABC बोल दिया और इसको मैंने PQR बोल दिया। दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब वो कंप्लीटली एक दूसरे के इक्वल हो, सिमिलर नहीं। सिमिलर का मतलब होता है सिर्फ एक जैसा दिखना, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स है और उसके चाइल्ड है, सिमिलर हो सकते हैं बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली इक्वल नहीं है। हाथ छोटे हैं, सारी चीजें छोटे, ऑफकोर्स बॉडी पूरी छोटी है ना, हाइट छोटी, अब सारी चीजें मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरह की चीजें क्या है आपके पास, वो सिर्फ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है।
बट जब मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूंगा, इसका मतलब ये है ये कंप्लीटली इसके इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ABC को PQR के ऊपर रख दिया तो PQR कंप्लीटली ढक जाएगा। कहने का मतलब ये है ये वाली साइड इस वाले साइड पे जाके चिपक जाएगा कंप्लीटली इक्वल, तो नीचे वाला नहीं दिखेगा। ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज और अभी समझ में आ जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग तो यही समझाया था मैंने आप लोगों को। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम जगह वाले। तो यहाँ पे अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को कंडीशंस बता रहा हूँ कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। ठीक है। तो पहला है आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये है जो ए बी होंगे वो पी क्यू के इक्वल, जो बी सी होगा वो क्यू आर के इक्वल, और जो ए सी होगा वो पी आर के इक्वल। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे कंडीशन था इफ में लगा देता हूँ, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ओके। तो ABC और PQR बोल दिया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? जो सेम जगह वाले होंगे, तो ये और ये वाला एंगल आ जाएगा। तो एंगल ए को मैं बोल सकता हूँ एंगल P के इक्वल, एंगल B को बोल सकता हूँ एंगल Q के इक्वल, और एंगल C को बोल सकता हूँ एंगल R के इक्वल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तभी जाकर ये दोनों क्या हो रहे होंगे? इक्वल हो रहे होंगे। अच्छा, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। ट्रायंगल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ABC, इक्वल टू का साइन लगाना है, इस तरीके से लेकर जाना है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? कॉन्ग्रुएंट का। ये बताता है कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके? PQR के। चीजें समझ में आ गई? तो यहां से आप लोगों को एक थोड़ा सा छोटा सा आइडिया मिला होगा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जो कंप्लीटली एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं इनके रूल के पास कि यार हर बार क्या हमें ये चेक करना पड़ेगा कि तीनों साइड इक्वल है या नहीं, तीनों एंगल इक्वल है या नहीं, है ना? तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। हमें तीन साइड और तीन एंगल चेक करने के लिए करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जहां से हम पता कर सकते हैं ये इतने सारी चीजें बिना पता किए। तो पहला जो रूल है आपके पास वो आपके पास साइड एंगल साइड, जो दूसरा रूल है आपके पास वो एंगल साइड, तीसरा जो रूल है आपके पास एंगल साइड एंगल, चौथा रूल है जो आपके पास एस। ठीक है, और जो पांचवा रूल है आपके पास RHS। तो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। ठीक है, जैसे आप चीजें समझ जाएंगे आप लोगों को सब कुछ ओके हो जाएंगे। तो सबसे पहले SAS एक्सियोम के पास चलते हैं। इनको एक्सियोम बोल लो, रूल बोल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम इस एक्सियोम, ये एक्सियोम कहता क्या है? ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि अगर साइड एंगल साइड, कहने का मतलब ये है कि मैंने दो ट्रायंगल लिए, ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगल लिए ABC और PQR, ABC और PQR, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट कब बोलूंगा? आपको पता है, जब इस कंडीशन और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट यार छह चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक साइड, एक एंगल और एक साइड को चेक कीजिए। अगर दोनों में इक्वल है बट दे मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे मैंने क्या बोला? कॉरेस्पॉन्डिंग। साइड्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए, एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखिए साइड एंगल साइड है। साइड एंगल साइड एक्सियोम क्या कहता है? कहता है यार एक साइड देख लीजिए जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग हो दोनों में। तो मैंने वो देख लिया, ये वाले और ये वाली साइड क्या कॉरेस्पॉन्डिंग है। फिर कहता है यार उसी के बगल वाला आप एंगल देख लीजिए। तो एंगल आप बेशक ये देख लीजिए या फिर ये देख लीजिए, मर्जी है। तो मैंने ये वाला एंगल देखा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल हो जाएगा। अगर मैं ये वाला देखता तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला लेता। ठीक है, नेक्स्ट कहता है यार फिर से आप उसी के बगल वाला क्या कर लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और देख लीजिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफकोर्स मुझे ये वाला लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस चलना आपको, इधर से अगर शुरू किया तो इधर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास साइड हो गया। तो मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये भी आपके पास 30 डिग्री होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग वाले क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तब आपको यहाँ पे चेक करना है, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय साइड एंगल साइड एक्सियोम, साइड एंगल साइड एक्सियोम, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्या चीजें समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया? सिर्फ 3 चीज चेक किए। जैसे हमें 3 चीज पता चल गए, हमने ओके कर दिया कि दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। आगे बात समझ में? अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यार कॉन्ग्रुएंट तो तब होंगे जब ये सारे और ये सारे इक्वल होंगे।
तो यहाँ तो हमने सिर्फ 3 चीज चेक की है, हालांकि ये चीज सही है, ये चीज प्रूव्ड है, तब हमने कह दिया कि साइड एंगल साइड से एक्सियम से क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यार जो बाकी बच गए क्या वो भी इक्वल हो रहे होंगे? जी हाँ, क्योंकि अगर इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया मतलब कंप्लीटली इक्वल है, और अगर कंप्लीटली इक्वल है तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो जो हमने यूज कर लिए हैं इसमें साइड एंगल साइड, वो तो है ही इक्वल, उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। जो रिमेनिंग वाले हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग, ध्यान दीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैंने यहाँ पे क्या बोला आपसे कि ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। अब ये जो जितने भी पार्ट्स होंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एंगल बी और ये वाला एंगल क्यू भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखिए दो चीज समझिए यहाँ पे, ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकेंड थिंग, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये सारे के सारे साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग वाले इक्वल होंगे और सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग वाले एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड एंगल साइड एक्सियम से बोल दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब क्योंकि इस वाले साइड को इस वाले साइड के इक्वल, इस वाले साइड को इस वाले साइड के इक्वल, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है, तो जो बाकी बच गए हैं वो भी तो इक्वल होंगे ना, बट दे मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल हो जाएंगे, और क्या बच गया? साइड बीसी को हमने यूज नहीं किया, तो बीसी इज इक्वल टू क्यू आर बोल सकता हूँ। इन तीनों चीजों को मैं बोल सकता हूँ सीपीसीटी से। क्या बोल सकता हूँ मैं? सीपीसीटी। देखिए इस चीज को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये सारे क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, जितने भी बचे हुए हों। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी आपके पास साइड एंगल साइड की। अब आप लोगों को चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए साइड एंगल साइड समझ में आ गया, अब एंगल साइड को समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है, या फिर उसी में, चलिए इसी में समझा देता हूँ। ये मेरे पास दोनों ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करने वाले हैं? पहले एंगल होना चाहिए, दूसरा भी एंगल होना चाहिए, उसके बाद तीसरा साइड, तो कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो एक एंगल अगर ये मैंने लिया तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, दूसरा एंगल कोई सा भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर ये मैंने किया तो ये वाला होना चाहिए, उसके बाद बोला साइड होना चाहिए, तो एंगल 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 है ना, दो एंगल ले लिया, अगला साइड होना चाहिए। तो साइड हम ये वाला बीच वाला नहीं ले सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने एंगल के बाद एंगल लिया है, फिर साइड आप ये वाला ले सकते हैं या फिर ये वाला ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला लिया तो ये वाला लूंगा, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR बाय द एक्सियम ऑफ एंगल साइड। आगे बात समझ में? ठीक है, अब मैं फिर से सीपीसीटी से बोल सकता हूँ, जितने भी बाकी बचे पार्ट है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगला देखते हैं एंगल साइड एंगल। अगर मैंने ये वाला लिया एंगल है ना, पहला एंगल लिया, ठीक है, तो इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, फिर बोला साइड लीजिए, तो साइड कॉन्टिन्यूस करना है, साथ में अगल बगल वाले एडजेसेंट लेना है आपको हमेशा। तो ये वाला साइड ले लिया, ये वाला साइड ले लिया, फिर से एंगल लेना है तो 100% यही लेना पड़ेगा, यहाँ मत चले जाइएगा, है ना, यही लेना पड़ेगा, ताकि एंगल साइड एंगल से हमारे पास आपकी बार जो ये दोनों ट्रायंगल हो गए एंगल साइड एंगल से हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ना चेक करना पड़ेगा, उसमें हम बाद में देखेंगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जब तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें करना है, बट फिलहाल आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि ये रूल क्या क्या रहे। तो एंगल साइड एंगल से ये वाले हो गए। ट्रिपल एस मतलब ऑफ कोर्स साइड 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 होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तीनों जो है वो इक्वल होने चाहिए, तब जाकर वो क्या हो जाएंगे? आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो बाकी जो तीनों एंगल बचे होंगे वो सीपीसीटी से हो जाएंगे इक्वल। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हमें 6 के 6 चीजें इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीज, सिर्फ 3 चीज। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे आप साइड साइड ऐसा नहीं बोल सकते कि साइड साइड एंगल है, ठीक है, साइड साइड एंगल नहीं होता कोई सा रूल, ठीक है। और क्या आपके पास एंगल साइड साइड भी आपके पास कोई रूल नहीं है। कई बार हमें इस तरीके की चीजें निकल कर आएंगे तो इनको हमें कैंसिल करना पड़ेगा पोपटलाल की तरह, है ना, तो इसको हटा देंगे, तो इसको हटा दिया। चलिए एक लास्ट बच गया आपके पास RHS, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सियोम में बोल सकता हूं, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास पहला हो गया, ये मेरे पास दूसरा हो गया, इसको मैंने ABC बोला, इसको मैंने PQR बोला, है ना, ABC बोला PQR बोला। अब इसका फुल फॉर्म क्या उस चीज को समझिए, राइट हैंड साइड नहीं है, इसका फुल फॉर्म है राइट एंगल्ड
हाइपोटेनियस, आर से राइट एंगल है, एच से हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, और फिर आपके पास साइड है, एस फॉर साइड। ठीक है, देखिए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है और ये वाला भी आपके पास क्या है 90 डिग्री का एंगल है। सेकंड है आपके पास हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है, किसी भी राइट एंगल में जहां पे राइट एंगल बन रहा होता है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक उसके सामने वाला क्या होता है आपके पास हाइपोटेनियस होता है। मतलब ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, दोनों में हाइपोटेनियस हो जाएंगे और देख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग भी होंगे। ये भी आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग है, राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। उसके बाद आपके पास क्या है, एक है साइड। अब साइड की बात आती है, ये भी हो सकता है जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग है, या फिर ये भी हो सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग है। अच्छा, इन तीनों का इक्वल होना बहुत जरूरी है ना। तो एक तो राइट एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल होना जरूरी है, दूसरा हाइपोटेनियस का इक्वल होना जरूरी है, और तीसरा दोनों में से कोई सा एक साइड का होना इक्वल जरूरी है दोनों में, ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग वाले इक्वल रहे। और फिर हम उस दोनों ट्रायंगल को आर एच एस से बोलेंगे कि वो क्या आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। क्या चीजें समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारे पास 5 ऐसे रूल है जिनका हम यूज करेंगे किस लिए, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। अब छोटी छोटी चीजें, एक आधी चीजें ऐसे भी होंगे जो हो सकता है मैंने यहाँ पे बताने छोड़ दिया हो, तो अब मैं आप लोगों को जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आप लोगों को फील आ जाएगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, ऐसी होती है। फिलहाल आप लोगों का काम क्या है, जितनी भी सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है उसको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, है ना, ताकि आगे के लिए भी काम आएंगे और इनको संभाल कर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं ट्रायंगल का करवाऊंगा तब बोलूंगा हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में यही चीज बताया था, यही चीज बताया था, यही चीज बताया था, याद आया याद आया याद आया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे ये बेसिक चीजें। तो इनको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में विथ क्वेश्चंस, तब तक के लिए जय हिंद।